मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, उसके बाद कांस्टेबल की भी परीक्षा होने वाली है, एसआई की भी परीक्षा हो गई है और भी परीक्षाएं होने वाली है, जिसमें हमारा हिंदी विषय रहता है। हिंदी विषय का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हफ्ते में 2 से 3 कक्षाएं एक मॉडल प्रश्न पत्र बनाकर देते हैं, जिसमें 25 प्रश्नों तक की श्रृंखला होती है। किसी में 2-4 प्रश्न ज़्यादा और किसी में 2-4 प्रश्न कम होते हैं। उसी क्रम में ये हमारा हिंदी का तीसरा मॉडल प्रश्न पत्र है। इसमें हम कुछ आए हुए प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको भी लेते हैं और कई किताबों से निकालकर जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस को एक मॉडल पेपर में उन सभी विषयों से एक एक 2-2 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको लेकर यह हमारा मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। आप लोगों के द्वारा इसे सराहा भी जा रहा है और देखा भी जा रहा है। आइए हम तीसरा आज मॉडल प्रश्न पत्र हिंदी का प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी। ये क्या है? ये एक नाम है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें। यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, इस लाइन में ही 2 प्रश्न हैं। माटी की मूर्तें रचना किसकी है? 4 नाम दे देगा, भगवान सिंह दे देगा, राम वृक्ष बेनीपुरी दे देगा, केदार भट्ट दे देगा, चंद बरदाई दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो आप क्या करेंगे? इसमें हमारे 2 प्रश्न हैं। जो भी एक प्रश्न आपको ये सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इसमें 2 से 3 प्रश्न हैं। अगर हम 20 से 25 प्रश्नों को एक मॉडल प्रश्न पत्र में करते हैं तो करीब हम समझिए कि 60 से ऊपर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, क्या है? माटी की मूर्तें। अब ये साहित्य की किस विधा से संबंधित है? अब साहित्य की कौन कौन सी विधाएं होती है? साहित्य की विधा कौन कौन सी होती है? नाटक, कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास, यात्रा वृतांत, ये सब क्या है? साहित्य की विधा है। विधा, ये भी प्रश्न पूछ देगा कि साहित्य की कौन कौन सी विधाएं होती है। तो जो आप देख रहे हैं, नाटक देखें, उपन्यास देखें, कहानी देखें, रचना देखें, रेखाचित्र देखें, यात्रा वृतांत कहीं का जा रहे हैं वो देखें, तो वो सब क्या है? आपकी साहित्यिक विधा है। अब जो ये है माटी की मूर्त, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, ये साहित्य की कौन सी विधा से संबंधित है? तो ये कौन सी विधा है? हमारा रेखा चित्र विधा से संबंधित है। किस विधा से संबंधित है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें रेखा चित्र की विधा से क्या है? संबंधित है। रेखा चित्र विधा क्या है? ये साहित्य की एक विधा है, एक शाखा है, उससे ये संबंधित है। अब राम वृक्ष बेनीपुरी की और भी रेखा चित्र से संबंधित है जो बार बार पूछी जाती है, वो भी रेखा चित्र विधा से ही है। ये क्या है? गेहूं और गुलाब। ये भी रेखा चित्र की विधा है, ये भी राम वृक्ष बेनीपुरी की ही रचना है। अब देखिए, इसमें हम 4 प्रश्नों को देखें। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से है? ये हो गया रेखा चित्र विधा से। अब फिर गेहूं और गुलाब भी राम वृक्ष बेनीपुरी की ही रचना है, ये भी रेखा चित्र से ही संबंधित हैं। अब अगला प्रश्न, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी मतलब कौन कौन सा क्षेत्र? हमारा पूरब का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हुआ? छत्तीसगढ़ी हुआ, अवधी हुआ, बघेली हुआ। ये जो मगध वाला है, मगही, ये क्या है? ये हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। जो मगधी क्षेत्र है, मगधी हिंदी बोली है, पूर्वी बोली है, वो मगधी जो है वो नहीं आती है। किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली कौन कौन सी हो गई? छत्तीसगढ़ी हो गई, अवधी हो गई और बघेली हो गई।
कौन सी नहीं आती है? मगही। कौन सी नहीं आती है? मगही। तो हमारा आंसर क्या हुआ? मगही। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बोली। बोली की बात कर रहा है। देखिए, भाषा और बोली दोनों में अंतर होता है। भाषा और बोली में मेन मुख्य एक अंतर होता है। जो भाषा होता है, भाषा जो होती है उसका एक अपना व्याकरण होता है, एक लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो उसकी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। लेकिन जो बोली होती है उसकी लिपि नहीं होती है, वो मतलब बोली लिखी नहीं जा सकती है। वैसे लोग लिखते हैं, लेकिन बोली और भाषा में मुख्य एक अंतर है। जो भाषा होता है उसका अपना क्या होता है? लिपि होता है, लिपि होती है। तो ये हमारा जो प्रश्न है कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, कौन सी हिंदी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? आती है? नहीं, नहीं आती है। तो नहीं आती है मगही। आती कौन कौन सी है? यही पूछता है कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो एक और ये घ के जगह पे ऑप्शन क्या होता कि क, ख और घ, ये हमारा ये तीसरा ऑप्शन। तो ये तीनों, तो ये छत्तीसगढ़ी भी आती है, अवधी भी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, और बघेली भी आती है पूर्वी हिंदी बोली के अंतर्गत, लेकिन मगही नहीं आती है। अब अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? अनुदित मतलब लिखा गया है। तो कौन सा है? यहाँ पे इनका 4 नाटक है। नई चाल में ढली, कवि वचन सुधा, विद्या सुंदर और चंद्रावली। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? अनुदित है मतलब लिखा है। ये जो कवि वचन सुधा है, ये क्या है? इनका लेख है। इनका क्या है? निबंध है। कवि वचन सुधा क्या है? इनका निबंध है। निबंध कह सकते हैं या पत्रिका कह सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये कौन सा है? कवि वचन सुधा, ये पत्रिका है। लेकिन बांग्ला भाषा में अनुदित नाटक कौन सा है जो बांग्ला भाषा में लिखा है? विद्या सुंदर। विद्या सुंदर किसके द्वारा लिखित नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। किस भाषा में है? आपका बांग्ला भाषा में है। देखिए 3 प्रश्न है। विद्या सुंदर किसके द्वारा लिखित नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। कौन सा नाटक ऐसा है जो बांग्ला भाषा में अनुदित है भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ? विद्या सुंदर। उसके बाद कवि वचन सुधा क्या है? कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? के द्वारा रचित एक पत्रिका है। इनकी पत्रिका का क्या नाम है? कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न देखिए, शाहजहां ने, ये मुगल बादशाह थे, शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी? तो किसको दी? सुंदर को दी। सुंदर कौन थे भाई? इनके दरबार में रहते थे, दरबारी कवि थे सुंदर। ये कौन थे? ब्राह्मण थे। इनको महाकविराय की पदवी किसने दी? कवि को महाकविराय की पदवी दी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बनारसी दास, सुंदर, सेनापति और कादिर। जब सुंदर ये थे, इनके शाहजहां के दरबार में रहते थे, गाते थे। ये क्या थे? ब्राह्मण थे। इनको पहले कविराय की उपाधि दी गई थी। किसको? कविराय की। कविराय के बाद क्या, किसका? महाकविराय की उपाधि दी गई थी। तो महाकविराय की उपाधि शाहजहां ने किस कवि को दिया था? तो सुंदर को दिया था। अब देखिए, ये एक वाक्य है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, सही विकल्प का चयन करके ये रिक्त स्थान पे इसको क्या करना है? लिखना है। व्यंग लेखक सामाजिक, फिर डैश है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, पर तीखा प्रहार करता है। तो यहाँ पे संगीत, संगीत की वर्तनी ही गलत है, इसलिए ये हमारे ऑप्शन में नहीं होगा। विद्रुपता, तो यहाँ पे क्या होगा? विद्रुपता। विद्रुपता सामाजिक विद्रुपता पर, मतलब जो समाज में चीज़ें हो रही है, घटित हो रही है, उस पर क्या कर रहा है? कुरीतियों पर तीखा प्रहार करते हैं। कौन? व्यंग लेखक सामाजिक कुरीतियों पर तीखा प्रहार करते हैं। कुरीति को क्या क्या लिख सकते हैं? विद्रुपदा।
अनुरूपता, अनुरूपता पर देखिए व्यंग जो है वो किस पे किया जाता है, व्यंग कुरीतियों पर किया जाता है, दिखावे पर किया जाता है, ढोंग पे किया जाता है। तो व्यंग क्या है, नकारात्मक शब्द है। व्यंग क्या है, नकारात्मक शब्द है। तो जो रिक्त स्थान होगा वहाँ पे समाज में जो नकारात्मक चीज होगा वही यहाँ रिक्त स्थान पे होगा। अनुरूपता होगा नहीं, अभिरामता होगा नहीं, संगीत गलत ही लिखा गया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, बी द्रुपता। अब आगे देखिए, कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है। ज्ञानाश्रयी शाखा मतलब निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति शाखा के कौन कौन से कवि हैं। रैदास भी है, ननूप दास है, मलूक दास है। लेकिन इस ऑप्शन में कौन से हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि। पहला ऑप्शन रहीम दास का है, दूसरा मलिक मोहम्मद जैसी का है, तीसरा कबीर दास है और चौथा तुलसीदास है। तो कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि मतलब निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कौन से हैं, कबीर दास हैं, रैदास हैं। अन्य कवि कौन कौन से हो गए, ये ऑप्शन अन्य कवि हो गए आपके रैदास, मलूक दास, आदि कौन से हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है। इस ऑप्शन में कौन सा हमारा ऑप्शन सही हुआ, कबीर दास। अगला प्रश्न देखते हैं, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। अब पूछेगा कि जयचंद्र प्रकाश क्या है। जयचंद्र प्रकाश क्या है, एक महाकाव्य है। तो इसके लेखक कौन से हैं, तो इसके लेखक कौन है, भट्ट केदार हैं। इनके लेखक कौन है, भट्ट केदार। चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई के लेखक कौन है, पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई का संबंध किससे है, पृथ्वीराज रासो से, इनके द्वारा लिखित है। बलदेव है नहीं, भगवान सिंह, ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हुए, भट्ट केदार हुए। अब देखिए अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। आधुनिक काल, आधुनिक काल का भी विभाजन हुआ है, जैसे इस ऑप्शन में देख सकते हैं, छायावादी, शुक्ल, छायावादोत्तर, द्विवेदी। तो जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो द्विवेदी युग से संबंधित हैं। किस युग से संबंधित हैं, आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संबंधित है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है, चार ऑप्शन दिया है, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, आपका अगला ऑप्शन शुक्ल युग और ये द्विवेदी युग। तो मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संबंधित हैं, उस युग के कवि हैं, उस युग के हैं। अगला, व्यंग संग्रह ठिठुरता हुआ गणतंत्र के व्यंगकार हैं। हम जानते हैं सबसे व्यंगकार में कौन से हैं, हरिशंकर परसाई। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये जो हमारा व्यंग संग्रह है, ये ठिठुरता हुआ गणतंत्र एक किताब है, उसमें कई व्यंग कई विषयों पर हैं। तो उस व्यंगों का ये संग्रह है, उसकी एक किताब है जिसका टाइटल क्या है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। तो उसके व्यंगकार कौन है, हरिशंकर परसाई। इसमें ऑप्शन क्या होगा, हरिशंकर परसाई। अब ये दिया है आपका प्रश्न, इधर प्रश्न है, उसमें ये रचना है और साहित्य की विधा है, 2 कॉलम है, 4 रचनाएं हैं और 4 साहित्य की विधाएं हैं। अब इसको हमें देखना है। रचना में निर्मला, चीता के फूल, वरदान और भारत दुर्दशा। विधा में नाटक, कहानी, निबंध और उपन्यास। तो इसको देखिए, निर्मला बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, उपन्यास है। निर्मला क्या है आपका, उपन्यास। चीता के फूल क्या है, निबंध है। वरदान क्या है, कहानी है। और भारत दुर्दशा क्या है, नाटक है। निर्मला क्या है, उपन्यास है। चिता के फूल क्या है, निबंध है। वरदान क्या है, कहानी है। भारत दुर्दशा नाटक है। तो ऑप्शन कैसे मिलाएंगे, क का क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पे क का 4, फिर ख चिता के फूल, निबंध कहाँ है, 3, ख का 3। वरदान, ग का क्या हो जाएगा, वरदान क्या है, कहानी संग्रह है, 2, और घ का 1। ये हमारा क्या हो गया,
ऑप्शन हो गया। प्रश्न हमारा, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, ये वाक्य है। क्या वाक्य है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। तो इसमें क्या है? करण कारक है। जहाँ पे से होगा, ये से वाक्य में अगर से आ रहा है तो कौन सा होगा? करण कारक। करण कारक को पहचानने का तरीका क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए संप्रदान हेतु, ये एक व्याकरण का तरीका है। तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो हमें पकड़ना है, देखना है, पकड़ना है, मतलब इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो हमारा कौन सा होगा? करण कारक। कैसे? क्योंकि से हम इसको पकड़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या हो गया? करण से। तो ये हमारा ऑप्शन से हो गया। यह आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कक्षा हमारी लंबी ना हो, या चूँकि मॉडल पेपर इसमें सॉल्व करवाया जाता है, विषय हिंदी है, तो लंबी कक्षा नहीं होगी। इसके लिए इसमें कुछ कम प्रश्न हैं। प्रश्न चूँकि थोड़े से टेक्निकल है, इसलिए आप लोगों को इसमें 5 से 6 प्रश्न कम दिए जा रहे हैं। अगली कक्षा में फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।